नमस्कार साथियों। आज का शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अभी जो है क्वेश्चंस के पीडीएफ तैयार होनी शुरू हो गई हैं और अभी 2 चैप्टर की पीडीएफ हमने जो है तैयार कर भी ली है। तो ऐसे जो भी छात्र जो कि टीचिंग साइकोलॉजी के लिए स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं वे निःशुल्क जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया जाएगा जिससे कि आपको डाउट ना रहे। अब सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं एक बालक के शारीरिक विकास की। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी तत्व 2 होते हैं। पहले तत्व जो होते हैं वो जन्म से पहले के होते हैं, दूसरे जो तत्व होते हैं वो जन्म के बाद के तत्व होते हैं। तो अगर हम देखें तो स्टेजेस आती हैं हमारे पास, अलग अलग स्टेज होती हैं एक बालक के जन्म के बाद। और जो स्टेज होंगी उन स्टेज में सबसे पहले जो अवस्था बनती है वो बनती है शिशु। अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास में जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो हड्डियां, बालक का भार, दांत, आकार और आकृति, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पुट किए जाते हैं। इसके अलावा एक बच्चे का शारीरिक गठन किस प्रकार से होता है। तो इन सब चीज़ों पर जब हम बात करते हैं तो उसमें हम अगर सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हमें एक बालक की सभी अवस्थाओं का पता होना ज़रूरी है। ठीक है भाई। तो एक बालक की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिशु अवस्था हो जाएगी। दूसरी जो अवस्था आएगी वो बाल्यावस्था आएगी और तीसरी जो अवस्था आ जाएगी वो अवस्था आ जाएगी किशोर अवस्था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला आता है कि सामान्यतः शैशव अवस्था कहाँ तक होती है, तो 0 से 5 वर्ष। यहाँ पे मेरा जो 0 से तात्पर्य है वो है जन्म। एक बच्चे के जन्म से उसके 5 वर्ष तक की आयु को हम शैशव अवस्था कहते हैं। उसके बाद बाल्यावस्था की बात की जाए तो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का समय बाल्यावस्था रहेगा और किशोर अवस्था का समय 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक होता है, 13 to 19। अब सबसे पहली चीज जब हम बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में तो आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है शारीरिक विकास से संबंधित वो मैं आपको बता देता हूँ कि शारीरिक विकास जो होता है उसको आप दूसरे शब्दों में वृद्धि कह सकते हैं या अभिवृद्धि कह सकते हैं। और इसमें हम केवल आकार, आकृति, भार जैसी चीज़ों पर ही बात करेंगे, इसके अतिरिक्त हम कोई भी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। तो शिशु के जन्म के समय सबसे पहली चीज़ है कि उस शिशु की लंबाई क्या होती है। तो जन्म के समय जो शिशु होता है उसकी लंबाई सामान्यतः 19 से लेकर 21 इंच तक होती है। दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे वह शिशु बालक है चाहे वह शिशु बालिका है। तो जन्म के समय उसकी जो लंबाई होती है वो 19 से 21 इंच तक होती है। ये जो मैंने लंबाई बताई है वो आपको मैंने बताई जन्म के समय। अब यही लंबाई धीरे धीरे वृद्धि करेगी और 5 वर्ष की आयु तक जो लंबाई होगी वो जन्म से 2 गुनी हो जाती है। यहाँ पर ध्यान करेंगे कि 5 वर्ष की आयु में ये लंबाई जन्म से 2 गुनी हो जाती है। और
0 से 5 वर्ष की आयु में, जन्म से 5 वर्ष की आयु में एक शिशु की लंबाई सबसे तेज गति से बढ़ती है। उसके बाद बाल्यावस्था में ये लंबाई कम गति से बढ़ेगी, लेकिन किशोर अवस्था में फिर से इसकी गति तीव्र हो जाती है। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के समय दांत की संख्या नगण्य होती है। जन्म के समय कोई भी दांत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बच्चे की आयु 6 माह से 8 माह के बीच होती है, 6 माह से 8 माह के बीच बालक के दांत उगने शुरू होते हैं। और दांत 2 प्रकार के होंगे। पहले जो 6 माह से 8 माह की आयु में उगने शुरू होंगे वो दांत रहेंगे अस्थायी दांत, टेम्परेरी। और टेम्परेरी जो दांत होते हैं उनकी जो एज होती है वो 8 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था के दौरान सबके जो दूध के दांत भी बोले जाते हैं ये दांत टूट जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है इन टेम्परेरी दांतों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी दांत जो होते हैं उनकी संख्या होती है 20। इसके बाद अगली जो चीज आ गई वो चीज आ गई हमारे पास कि अब आ जाएंगे बच्चे के स्थायी दांत। वो स्थायी दांत 8 से 11 वर्ष की आयु जैसे ही अस्थायी दांत टूटते हैं तो उनका स्थान लेने के लिए आते हैं परमानेंट, जो एक बड़ी आयु के व्यक्ति के दांत होते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, स्थायी और अस्थायी दांतों में डिफरेंस क्या आता है। अस्थायी दांतों के गुण स्थायी दांतों की अपेक्षा कम होते हैं, स्थायी दांतों के गुण अच्छे होते हैं। अब स्थायी दांतों की जो संख्या है वो संख्या हो जाती है भाई 32 दांत। इसमें सबसे अंत में आने वाले जो दांत है वो दांत कहलाता है अकल दाढ़। इसको आप विजडम टीथ भी बोल सकते हो। विजडम टीथ समझते होगे, बुद्धिमत्ता का दांत बोला जाता है इसे। और विजडम टीथ की जो एज होती है वो सामान्यतः 18 वर्ष के बाद आता है। 18 वर्ष से किसी किसी व्यक्ति में 30 वर्ष की आयु तक भी होता है, किसी में 40 वर्ष की आयु तक भी होता है, किसी में 25 वर्ष की आयु में भी होता है, तो वो वेरी करेगा। और इन सभी दांतों में जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर हमारे दांत बनते हैं। अब दांतों के ऊपर की जो परत है वो परत बनती है एनामिल पदार्थ से। एनामिल पदार्थ मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ये बात हो गई भैया हमारे दांतों की। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि एक बालक जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय हम बात करते हैं अब तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है बच्चे में पाई जाने वाली हड्डियां। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। अब जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय सामान्यतः लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ये मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेट। अगर आपको एक्यूरेट आंसर देना है तो 306 हड्डी एक बालक में जन्म के समय। ये ध्यान रखेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ जन्म के समय। उसके बाद इस समय पे उसकी जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियां थोड़ी कमजोर होती हैं और लचीली होती हैं। हड्डियों में भी पाया जाने वाला पदार्थ जो होता है वो कैल्शियम ही होता है। कैल्शियम से हड्डियों का निर्माण होता है। अब जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां मानव शरीर में 65% वेट हड्डियों का हो सकता है। 65% तक भार जो होता है वो हड्डियों का होता है। अब ये हड्डियां जो 300 या 306 हड्डियां जो जन्म के समय थी, ये हड्डियां अब पहले ये हड्डियां थी कच्ची हड्डियां, अब 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां मिल जाती हैं, जुड़ती हैं। और
इन जुड़ने की प्रक्रिया को हिंदी में नाम दिया जाएगा अस्थिकरण। ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन होता है कच्ची हड्डियों से मिलकर पक्की हड्डियों का निर्माण। यहाँ पर जो हड्डियां हैं वो जुड़ जाती हैं और इन हड्डियों की बजाय एक जो वयस्क व्यक्ति अडल्ट आदमी में जो हड्डियां हो जाएंगी उनकी संख्या हो जाएगी 206। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम आप देंगे फीमर हड्डी। और फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी का नाम आप देंगे स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस। और स्टेपिस जो पाई जाती है वो कान के मध्य भाग में पाई जाती है, मध्य कर्ण में पाई जाएगी। तो अभी तक जो हमने चीज देखी है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए वो क्या रहेगी, शिशु की जो लंबाई होती है वो किस तरीके परिवर्तित होती है कि जन्म के समय 19 से 21 इंच होती है, फिर हर वर्ष 2 से 3 इंच तक बढ़ती जाती है और किशोर अवस्था आते आते जो लंबाई है वो सामान्यतः 65 से 75 इंच के बीच में हो जाती है। उसके बाद दांतों के बारे में हमने बात कर ली कि अस्थायी दांत होते हैं और स्थायी दांत होते हैं, और इसके बाद हमने हड्डियों के बारे में बात की है कि हड्डियां किस तरीके होते हैं। अब इन 3 चीज के अलावा सिर्फ एक चीज और पूछी जाती है यहाँ पर जब हम शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। तो जो शारीरिक विकास से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वो पूछा जाता है आकार के अनुपात का। किस तरीके से जब एक बच्चे का जन्म होता है, मैंने आपको क्वेश्चन जो सबसे पहली लाइन ही मैंने आपको बोली कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय उसकी लंबाई 19 से 21 इंच तक होती है, और जब उसका जन्म होता है तो जन्म के समय पर आप देखेंगे कि एक चीज सिर और संपूर्ण शरीर, पूरी बॉडी का, यहाँ पर रेशो पूछा जाता है कि जन्म के समय सिर और पूरी बॉडी का अनुपात क्या है, तो आप आंसर देंगे 1:4। जन्म के समय सिर और शरीर का अनुपात 1:4 होता है, लेकिन जब यही बच्चा वयस्क अवस्था में आ जाता है तो वयस्क अवस्था में आने के बाद यही अनुपात 1:7 हो जाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एक नॉर्मल सी चीज कि हम बॉडी टाइप कितनी होती है बच्चों की बॉडी टाइप कितनी होती है, कितने तरीके से शारीरिक रूप से हम बच्चों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान में शारीरिक रूप से बच्चों के वर्गीकरण के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो मैं आपको सिंपल से तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहली जो टाइप है वो है एक्टोमॉर्फिक, दूसरी जो टाइप है वो है एंडोमॉर्फिक, और तीसरी जो टाइप है वो है मेसोमॉर्फिक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टोमॉर्फिक जो होते हैं वो दुबले होते हैं प्लस में लंबे होते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे, पतले शरीर वाले और लंबे हाइट वाले बच्चे जो होंगे उनको हम एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। उसके बाद एंडोमॉर्फिक इनकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स होती हैं वो सुगठित होती हैं, या कह सकते हो कि वेल मैनेज्ड होते हैं, और ये शारीरिक रूप से दिखने में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, मांसपेशियां सुगठित होती हैं। अब आता है मेसोमॉर्फिक, तीसरी टाइप। मेसोमॉर्फिक जो वर्गीकरण है ये भारी शरीर वाले होते हैं और थुलथुले होते हैं, मतलब इनका जो वेट होता है वो ओवरवेट होते हैं और शारीरिक रूप से
इनके शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है। तो दोबारा से आप इस चीज़ को पक्का कर लेंगे कि शारीरिक आधार पर 3 प्रकार का वर्गीकरण होता है, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक। और इस वर्गीकरण को करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है मेरोडिथ। मेरोडिथ ने शारीरिक आधार पर वर्गीकरण किया है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट चीज कि भाई शारीरिक विकास एक अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है। तो मैं एक ही स्टेटमेंट जो है वो बोलना चाहूँगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें, आजकल एक चीज़ हम देखेंगे कि शिक्षा के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी बालक का योगदान ज़रूरी है। तो उन गतिविधियों में खेल भी एक विषय है, अभिनय भी एक विषय है, और उन सभी चीज़ों के लिए शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना आवश्यक है। तो हम शारीरिक गतिविधियों को भी महत्व अवश्य देंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभाव डालेंगे। प्रभाव डालने वाले तत्वों में सबसे पहली बात मैं करूंगा वंशानुक्रम की। जिस वंशानुक्रम में बालक का जन्म हुआ है, जो उसके पूर्वज हैं, उन्हीं के आकार आकृति के समान उसका जो है शारीरिक विकास होता है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट रहेगा वातावरण। जिस प्रकार के वातावरण में बालक है, अगर स्वच्छ वातावरण में रहेगा तो उसका शारीरिक विकास सही और उत्तम गति से होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेगा वो रहेगा खेलकूद। खेलकूद करने से उसकी हड्डियों का लंबाई, भार आदि का विकास होता है। इसके बाद महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा भोजन व पोषण। उचित पोषण लेने वाले बालकों का शारीरिक विकास अच्छे तरीके होता है। उसके बाद ध्यान व निद्रा। अगर हम देखें तो अटेंशन और जो स्लीपिंग है, जितना भी रेस्ट होता है वो भी शारीरिक विकास में सहायता करता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु जो रह गया है वो रह जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं हमारी, वो भी हमारी जो एंडोक्राइनोलॉजी हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन भी शारीरिक विकास में सहायता करते हैं। तो इन सब के अलावा भी छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन उन पॉइंट्स पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। अब शारीरिक विकास से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं। फिर भी इसके लिए जो है क्वेश्चंस विद ऑप्शनल बैकग्राउंड मैं आपको जो है अपलोड करके दूंगा। तो कृपा करके वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स तक इसकी पहुंच हो जाए। धन्यवाद।